हाँ, पिछली क्लास में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे और भारतीय राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमने शुरुआत में, अब आवाज़ नहीं है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम जब बात कर रहे थे उस समय हमने शुरुआत में भारतीय संविधान के भागों के बारे में चर्चा की। भारतीय संविधान के करीबन 22 भाग आप लोगों के सामने रख दिए थे मैंने कि प्रत्येक भाग में किस किस चीज़ को लेकर क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के भागों के बारे में चर्चा की, उसके बाद अनुसूचियों के बारे में बात की। भारतीय संविधान में करीबन कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां। ठीक है, उन 12 अनुसूचियों की बात की। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को मैंने एक बताया था कि आपको क्या याद करके आना था। कितने लोगों ने याद की? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना याद करने के लिए मैंने बोला है, आप लोग जरूर उसको याद कर लेवे। ठीक है, मुझे पता है आप लोग नहीं कर रहे हो, इसलिए हेडिंग लगा देना, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखो थोड़ा सा अब एक चीज समझना है, एक तो मैं ये बता रहा हूं, पॉलिटी को थोड़ा सा अलग लेवल पे हम पढ़ेंगे। हम कंपटीशन को लेकर तो पढ़ेंगे कि प्री के हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते तो हम कर लें, पर मैं ये चाहता हूं कि स्पेसिफिक मेंस या तुम अच्छा सा कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो आरएस आईएएस लेवल का, तो उसमें भी अगर मेंस में आंसर राइटिंग का पेपर हो और वहां पर भी तुम समझ के उस क्वेश्चन को करके आओ, अरे बात समझ में, तो थोड़ा सा अलग वे में चलेंगे, ये बात मान के चलना। हम केवल टू द फैक्ट बात नहीं करेंगे, ये क्या हुआ ना वो कहां से प्रावधान थे, नहीं, हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे कि कम से कम आप एक ओवरऑल पॉलिटी को पूरा का पूरा समझ सको। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं वो हमने पढ़ लिए, अनुसूचियां देख ली। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात समझना कि ये पर्टिकुलर अभी क्या चल रहा है, तो भारतीय संविधान का मोटा मोटी परिचय ही चल रहा है। अभी हम कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं आए, है ना, अभी हम केवल और केवल मोटा मोटी बिंदुओं के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी एक समझ विकसित हो जाए भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान में हमको क्या क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता आप लोगों के सामने, आप लोगों को कुछ एक पता भी है और हम थोड़ा नए तरीके से इस बार इनको पढ़ेंगे। क्या विशेषताएं हो सकती हैं? सब हाँ अलग अलग बताएंगे। चलो, सबसे पहली जो विशेषता है, विश्व का, लिखो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित व निर्मित संविधान, निर्मित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान। ठीक है, यहां पे 3 बातें हैं आपके सामने विशेषताओं के अंदर। एक तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, दूसरी बात लिखित संविधान है और तीसरी बात निर्मित संविधान है। तीनों चीजों का मतलब क्या है? बड़े संविधान का मतलब यह है कि दुनिया के जितने भी देशों के संविधान हैं उन सारे संविधानों में भारतीय संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें हमने देखा था करीबन कितने भाग पढ़े थे हमने? 22 भाग। और इन्हीं 22 भागों को हमने कितने आर्टिकलों में बांटा था? 395 आर्टिकलों में। और अनुसूचियां कितनी थी? 12। अगर दुनिया के हम किसी और देश के साथ अगर इसकी तुलना करें, तो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे विश्व का सबसे छोटे संविधान की अगर बात करूं तो अमेरिका का, किसका है? और अमेरिका के संविधान में करीबन केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। क्या ये भारतीय संविधान की आलोचना है कि भारत का संविधान बड़ा है? थोड़ा सा दिमाग खोलना पॉलिटी में, मैं यूं कह रहा हूं, भारतीय संविधान बड़ा है और अमेरिका का संविधान छोटा है, तो क्या आलोचना की जानी चाहिए? नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरी बात, लिखित संविधान है। संविधान बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं,
एक लिखित संविधान मतलब जो लिखा हुआ है, और अलिखित संविधान मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। लिखित और मौखिक नहीं होता है, लिखित और अलिखित होता है, ये बात दिमाग में रखना। लिखित संविधान का मतलब जो लिखा हुआ है, और अलिखित संविधान मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। तो दुनिया में दो तरह के संविधान है। लिखित संविधान पूरे दुनिया के अंदर पहला जो लिखित संविधान बना था वो अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका। और अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। किसका संविधान? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है। अब भारतीय संविधान भी कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, क्योंकि लिखना जरूरी है। लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती हैं, तो जो बातें लिखी हुई नहीं है वो कैसे समझेंगे हम? अरे बस समझ में। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखा हुआ संविधान है। और दूसरी बात, ये कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। दो तरह के संविधान होते हैं इसमें भी, एक तो निर्मित होता है और एक विकसित होता है। निर्मित संविधान वो है जिसको कुछ लोग मिलके एक निश्चित टाइम पीरियड में, मतलब कोई एक टाइम होगा, उस टाइम में मिलके वो सारे के सारे लोग अगर संविधान बनाते हैं तो वो निर्मित संविधान है। और विकसित संविधान का मतलब ये हो गया कि इसी कोई संविधान है उसको किसी लोगों ने नहीं बनाया, अपने आप एक परंपराएं चली आ रही है और परंपरा से धीरे 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 बनके एक संविधान बनके रेडी हो गया। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। कैसे भारत का संविधान निर्मित है? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, और ये संविधान सभा हमारे 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब तक कार्य कर रही थी। और इसी संविधान सभा ने, हम कहते हैं कि कितने वर्ष में बना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, करीबन 3 वर्ष तक का समय इसमें लगा था संविधान को बनने में। अरे बात समझ में। तो भारतीय संविधान, और इस संविधान सभा में टोटली लोग कितने थे उस समय जब भारत विभाजन से पहले? 389 लोग इसमें थे करीबन। और इन लोगों ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया और बैठ के हमारा पूरा का पूरा संविधान बनाया इन लोगों ने। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है, विकसित संविधान नहीं है। ठीक है। विकसित संविधान कैसे होता? एक समझने की चीज है कि जैसे ही भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, धीरे धीरे कानून बनते गए, और अंग्रेज भी यहीं पे रहने लग गए और हम भी उन्हीं के साथ। हम आजाद नहीं हुए। अरे बस समझ में। अंग्रेज भी हमारे साथ हो गए और हम भी उन्हीं के साथ अगर शासन चला रहे होते, और भारत का संविधान हम अगर लिखते नहीं, तो भारत का संविधान भी कैसा हो जाता? विकसित संविधान, एक प्रोसेस के द्वारा बना हुआ हो जाता। पर भारत का संविधान कैसा है? निर्मित है। हमने बैठ के संविधान बनाया, अंग्रेजों के जो प्रावधान थे वो सारे खत्म कर दिए, और अलग से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनाया। इसलिए भारतीय संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। ठीक है। विकसित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का संविधान है। किस देश का संविधान विकसित है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान कोई एक टाइम पीरियड में बनाया हुआ नहीं है। ब्रिटेन में प्रथाएं चली आ रही थी कि सबसे उच्च पद के ऊपर राजा बैठेगा, तो आज भी ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र चल रहा है, वहां पर राजा ही बैठता है। ठीक है। पर कुछ बदलाव उन्होंने कर दिए कि राजा के अधीन प्रधानमंत्री का पद उन्होंने गठित कर दिया। ठीक है। पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, सब प्रथाओं के अनुसार, सब वो लोग अपने हिसाब से चुनाव करवा लेते हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वहां पे संसद ने जो कह दिया वो फाइनल डिसीजन है। जैसे देखो, आगे हम बात करेंगे जब संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करने वाले हैं। पर इतना समझ लेना अभी कि भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। जिसमें करीबन 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। जबकि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है, और इसमें करीबन कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। उसके अलावा बात करूं तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। जबकि लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जो संविधान लिखा गया है। ठीक है। और एक संविधान होता है जिसे हम कहते हैं अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। निर्मित संविधान और विकसित संविधान में क्या फर्क है? निर्मित संविधान वो होता है जो एक टाइम पीरियड में निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित समय में बनाया गया, तो वो कहलाता है निर्मित संविधान। और भारतीय संविधान भी कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। पर ब्रिटेन का संविधान किसी लोगों ने बैठ के कुछ टाइम में नहीं बनाया है, वहां पे देखते ही देखते राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन किसी का गुलाम बना ही नहीं था। अरे बस समझ में। वहां उन्हीं के राजाओं ने धीरे 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 लोकतंत्र की स्थापना कर दी वहां पे। तो इसलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? विकसित संविधान है। ठीक है। हाँ, और एक और यहां पे चीज मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कभी कभार आलोचक ये कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है।
ठीक है, तुलना हमने किससे की, और अमूमन तुलना उसी के साथ की जाती है जो उसका एकदम विपरीत होता है। तो अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है जिसमें करीबन 7 अनुच्छेदों की बात की, और भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, 395। फर्क क्या है, अमेरिका में राज्यों का अलग संविधान है और देश का भी अलग संविधान है। जैसे मैं बताऊं कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं और एक केंद्र सरकार है। तो पूरे देश का अलग से संविधान है और 50 राज्यों का भी अलग अलग संविधान है। क्या भारत में ऐसा है? भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सबका अलग अलग संविधान है? नहीं, पूरे भारत का एक संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान बड़ा होगा। ठीक है, तुलना जब भी हम करते हैं तो चीजें थोड़ी समझनी भी पड़ती हैं कि भारतीय संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि पूरे देश का एक संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान राज्यों का अलग संविधान है और देश का भी अलग संविधान है। उसके अलावा क्या बातें हैं, भारतीय संविधान में एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, इन लोगों को अलग से परिभाषित किया है और इन लोगों को अलग से अधिकार दिए हैं भारतीय संविधान में, इसलिए भारतीय संविधान और भी बड़ा है। भारत में दुनिया में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, केंद्र है और उसके साथ राज्य हैं, पर भारत के अंदर एक नवाचार है कि जहां पे स्थानीय स्तर पे सरकार बनाई है, पंचायत और नगर पालिकाएं बनाई हुई है, इसलिए भारतीय संविधान और बड़ा है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये सारे प्रावधान हैं। दुनिया के सभी देशों में आप देखोगे तो लगभग दुनिया के सारे देशों में जो संविधान है उसमें राजनीतिक संबंध पाए जाते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य में। कैसे संबंध पाए जाते हैं? राजनीतिक। जबकि भारत में राजनीतिक संबंधों के साथ प्रशासनिक और वित्तीय संबंध दोनों पाए जाते हैं। बता गए हमने भारतीय संविधान के भाग के अंदर केंद्र राज्य संबंधों की बात की थी उस समय। तो कुल मिला के भारत का संविधान बड़ा क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में एक निम्न तबके, एक छोटे वर्ग से लगा के एक बड़े वर्ग के बीच में संतुलन बिठाने के लिए सभी को अलग अलग अधिकार दिए हैं, इसलिए भारतीय संविधान बड़ा है। अमेरिका का संविधान छोटा है, उसके पीछे कारण यही है कि अमेरिका के अंदर अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है, जबकि भारत में भारत के पूरे देश का एक ही संविधान है। आई बात समझ में? तो जब भी आलोचना होती है तो उस समय थोड़ा सा इन चीजों को समझना। आप लोगों को मान लो कि मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान के बड़े होने के पीछे क्या कारण है? क्या संविधान सभा के जो लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया था, क्या उनकी मानसिकता उस लेवल की नहीं थी वो छोटा संविधान बना सके? पर नहीं, उन्होंने पूरे भारत के लिए एक संविधान बनाया था, इसलिए भारतीय संविधान बड़ा है और सभी लोगों को अलग अलग विशेषाधिकार दिए। आई बात समझ में? तो भारत का संविधान इसलिए बड़ा है। तो लिखना भारतीय संविधान की विशेषताओं में लिखा विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान। ठीक है, लिख दिया ये। इसी के अंदर लिखना फर्स्ट लाइन, भारतीय संविधान में 22 भाग, भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक छोटी सी इसके अंदर हेडिंग बना देना, भारतीय संविधान के बड़े होने के कारण, भारतीय संविधान के बड़े होने के कारण। भारतीय संविधान के बड़े होने के कारण। ठीक है, भारतीय संविधान के बड़े होने के कारण। फर्स्ट लिखना, केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान, केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान, केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान।
केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान। फिर लिखना एसटी एससी, नेक्स्ट लाइन में एसटी एससी व अल्पसंख्यक, एसटी एससी व अल्पसंख्यक लोगों के लिए, एसटी एससी व अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग से प्रावधान, एसटी एससी व अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग से प्रावधान। ठीक है, फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में राजनीतिक संबंधों के साथ, राजनीतिक संबंधों के साथ प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों का उल्लेख, राजनीतिक संबंधों के साथ प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों का प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों का उल्लेख लिखा। एक और लिखना, नेक्स्ट लिखो स्थानीय स्तर पे सरकारों का गठन, स्थानीय लोकल मतलब है ना, स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन। ठीक है, मतलब दुनिया में आप देखोगे तो मैक्सिमम सभी देशों में दो तरह का ही होगा, केंद्र सरकारें होंगी और राज्य सरकारें होंगी, पर भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की है। ठीक है, और ये भारतीय नवाचार है जो गांधीयन फिलोसॉफी से निकला हुआ है। महात्मा गांधी का जो दर्शन था ग्राम स्वराज्य, उसी से ये निकली हुई धारणा है। ठीक है, हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट लिखो, चलो ये बात लगभग क्या हो गई, भारतीय संविधान के बड़े होने के कुछ तर्क मैंने बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट लिखो, भारत का संविधान, नेक्स्ट लाइन में भारत का संविधान अलग से विशेषता नहीं है, इसी के अंदर चल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित, बड़े वाला तर्क लिखा दिया है, अब मैं लिखित की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान अमेरिका की तरह लिखित संविधान है, भारतीय संविधान अमेरिका की तरह लिखित संविधान है, भारतीय संविधान अमेरिका की तरह लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। लिखा, अलिखित संविधान है। अच्छा देखो, लिखित भारतीय संविधान बनाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आपने कभी सोचा कि भारत के संविधान को लिखा क्यों इन लोगों ने? पहली बात तो ये थी कि भारत की जनता, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था और भारत में मतलब एजुकेशन की काफी कमी थी, यहाँ पे लोग साक्षर नहीं थे, तो इसीलिए भारत का संविधान भारत को लोगों को समझाने के लिए तो लिखना जरूरी था। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर संविधान लिखा हुआ नहीं है तो सरकारें अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकती हैं। अरे बात समझ में, अगर सरकारें तानाशाह हो सकती है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटेन के अंदर सरकारें इस लेवल पे चलती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां का ब्रिटेन का जो न्यायपालिका है वो सरकार के अधीन काम कर रहा है, इस लेवल पे चलता है। मतलब वहां की जो संसद है, जैसे भारत में हमारी संसद अगर कानून बनाती है मान लो, ठीक है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है कि ये कानून गलत है, निर्णय कानूनों की जांच करने का काम किसका है? न्यायपालिका। न्यायपालिका डिसीजन देती है। पर ब्रिटेन में अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ब्रिटेन की जो संसद है वो कुछ भी कर सकती है, यूं कहते हैं ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। इवन वहां के लिए कथन है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ये नहीं बना सकती, बस इसके अलावा कुछ भी कर सकती है। ये ब्रिटेन की संसद के लिए कहा गया है। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि वहां की संसद कुछ भी कर सकती है। वहां न्यायपालिका से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? संसद।
आई बात समझ में। और अगर भारत में भी अगर अलिखित संविधान हमने अगर अपना लिया होता तो भारत में भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती जहां पे सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, पर कम से कम संविधान लिखा हुआ है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने का काम करती है और वो ये बता सकती है जब जब सरकारें कुछ गलत काम करेंगी तब सरकारों को वो बता सकती है कि आपने ये गलत काम किया। आई बात समझ में। अगर लिखा हुआ नहीं है तो न्यायपालिका व्याख्या क्या करेगी, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। एक और लाइन लिखो यहां पे, भारतीय संविधान के लिखित होने से भारतीय संविधान के लिखित होने से सरकारें तानाशाह नहीं हो सकती हैं। सरकारें तानाशाह मतलब कुछ भी कर दे ऐसा, तानाशाह नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट निर्मित के बारे में हम कुछ बात कर देते हैं। नेक्स्ट लिखना, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन के एक निश्चित समय में बनाया गया है, निश्चित समय में बनाया गया है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के एक निश्चित समय में बनाया गया है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। ठीक है, तो ये बातें हो गई भारतीय संविधान की पहली विशेषता के बारे में कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब आप ये लोग समझ चुके हैं कि मैं जहां तक मानता हूं कि बड़े होने के पीछे कुछ कारण हैं उसके अपने। ठीक है, उसके बाद लिखित संविधान है तो लिखित और अलिखित के भी 2 भेद आप लोगों ने समझ लिए, और लिखित होने के पीछे भी उसके कुछ तर्क थे जो आप लोगों को बताए मैंने। और उसके अलावा निर्मित संविधान इसलिए है क्योंकि हम किसी न किसी देश के गुलाम रहे और उसके बाद हम कुछ निश्चित टाइम पीरियड में हमारा संविधान हमने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगली विशेषता, कठोर व लचीला संविधान। कठोर व लचीला संविधान। कठोर व लचीला संविधान। किस आधार पे हमने कठोर व लचीला इस संविधान को माना है? पता है आप लोगों को कुछ भी, थोड़ा बहुत भी आइडिया कि भारत का संविधान कठोर क्यों है और लचीला क्यों है, या संविधान के 2 भाग हमने कठोर व लचीला किस हिसाब से तय किए? हाँ, ठीक है, चलो अब मैं बात बताता हूं। कठोर व लचीला होने के पीछे कारण है संविधान संशोधन के अनुसार। संविधान में बदलाव किस प्रक्रिया से होता है यह चीज तय करती है कि संविधान कठोर है या लचीला है। क्या बताया है, तर्क क्या है? संविधान संशोधन के अनुसार 2 भागों में बांटा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के अनुसार संविधान को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, कठोर व लचीला। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से अगर बदलाव हो जाए, कुछ नहीं करना है, सोते सोते समोसा आया है, खाते खाते कह दिया ये बिल पास कर दो, मतलब हो गया। आई बात समझ में? तो एकदम आराम से अगर हो जाता है संविधान में बदलाव तो वो कहलाता है लचीला संविधान। और ऐसा संविधान जिसको बदलने में पसीना छूट जाए, अरे बात समझ में, तो वो कहलाता है कठोर संविधान। अब दुनिया के अंदर अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। किस देश के संविधान को? अमेरिका के संविधान को। जबकि दुनिया का सबसे लचीला संविधान किसे कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। किस संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। देखो एक इसके पीछे भी कारण है कि जो संविधान
लिखा हुआ ही नहीं है तो उसमें तो अपने मन से कुछ भी बदलाव कभी भी कर सकते हो। ऐसा लिखा हुआ नहीं था, ऐसा है वो, आई बात समझ में, है ना। जब भी कम्युनिकेशन के अंदर भी ये टॉपिक कभी कभार पढ़ाया जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन होता है ना, उस टाइम दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं, लिखित सूचनाएं होती हैं बातचीत करने की, और एक मौखिक सूचनाएं या अलिखित रूप से हो सकती हैं। मौखिक सूचना में तो बाद में व्यक्ति चूट भी पड़ सकता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, पर लिखा हुआ होता है ना, तो लिखी, हम कागजी कार्रवाई भी लिखे हुए कहते हैं ना, स्टाम्प के ऊपर लिख के दे या लिखा हुआ दे, तो कहने का मतलब लिखी हुई चीजें क्या होती हैं कि वैसे भी कठोर ही रहती हैं और अलिखित चीजें थोड़ी आसान होती हैं। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला संविधान है जिसमें आसानी से बदलाव हो जाता है, ठीक है। जबकि अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? एक कठोर संविधान है। तो भारतीय संविधान दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है कि भारतीय संविधान में कुछ बदलाव तो एकदम आसानी से हो जाते हैं और कुछ बदलाव करने के लिए काफी प्रयत्न हमको करना पड़ता है। जैसे समझना, भारतीय संविधान में दो तरह के आप लोगों को बताया है संविधान संशोधन, एक तो सामान्य बहुमत से हो जाता है, सामान्य बहुमत, और एक विशेष बहुमत से। जैसे सामान्य बहुमत से आप लोगों को उस दिन बताया था मैंने कि जैसे राज्य के नाम में बदलाव करना है, राज्य की सीमा में बदलाव करना है, नए राज्य का गठन करना है, पुराने राज्य का विखंडन करना है, या कुछ किसी भी प्रकार की कोई बात है, तो वो सब सामान्य बहुमत से हो जाएगी। उसके अलावा राज्यों में आप लोगों को यह पता है कि राज्य में कानून बनाने का काम किसका है? विधानमंडल का है। किसका है? विधानमंडल का। और इसी विधानमंडल के दो भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। राजस्थान में केवल और केवल कौन सी है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। भारत के करीबन 6 राज्यों के अंदर विधान परिषदें काम कर रही है। कौन कौन से राज्य हैं? जब विधान परिषद पढ़ेंगे उस समय बता देंगे। आप लोग एक चीज समझना, अगर राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद को समाप्त करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा? सामान्य बहुमत से होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? भारतीय संविधान में संशोधन दो तरीके से होता है, एक तो सामान्य बहुमत से जो किस में आता है? लचीलेपन में आता है, और एक बहुमत होता है विशेष बहुमत से जो किस में गिना जाता है? कठोर संविधान के अंतर्गत। तो सामान्य बहुमत से जो संशोधन होते हैं जिसमें नए राज्य का गठन करना है, राज्य के नाम में बदलाव करना है, ठीक है, राज्य की सीमा में कोई बदलाव करना है, तो ये सारे सामान्य बहुमत से होगा। उसके अलावा अगर आप चाहो न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करना है, जैसे मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या फिर आप अगर चाहते हो कि राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो सामान्य बहुमत से हो जाएगा। अरे बात समझ में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मौलिक अधिकारों में बदलाव करना है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति बदलनी है, 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना है, तो ऐसे बदलाव करने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कुछ तो बहुमत उस लेवल के होते हैं जहां पे केंद्र का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, और उसमें और भी टफ लेवल की चीजें होती हैं। तो भारत का संविधान और भी कठोर भी है और कुछ मामलों में एकदम आसान भी है, ठीक है। तो लिखना, लिखो, संविधानों को संविधान संशोधन के आधार पर, संविधानों को संविधान संशोधन, संविधानों को संविधान संशोधन के आधार पर, संविधानों को संविधान संशोधन के आधार पर कठोर व लचीला दो भागों में बांटा गया है। कठोर व लचीला दो भागों में बांटा गया है। लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन होता है, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन होता है, ब्रैकेट में कर देना सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत, ब्रैकेट बंद कर देना ना, सामान्य बहुमत विशेष बहुमत के साथ नहीं मिल जाए, ठीक है। क्या लिखा? इसे परिवर्तन किया जाता है, वह लचीला तथा जिसमें विशेष बहुमत से
तथा जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है तथा जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है वह कठोर संविधान कहलाता है। वह कठोर संविधान कहलाता है। वह कठोर संविधान कहलाता है। लिखा। देखो एक बात समझना, अपने पास पर्याप्त समय है, इसलिए तसल्ली के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आराम से चलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक बात समझ लेना, मैं कह रहा इवन यूपीएससी के लिए जिस दिन बैठोगे ना उस दिन इस पॉलिटी से बाहर नहीं जाओगे, ये भी मैं गारंटी के दावे साथ कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है, ठीक है। तो अच्छे से इसको व्यवस्थित चीजों को पढ़ना समझने की कोशिश करना, काम में आएंगी सारी चीजें। नेक्स्ट लिखो, विश्व का कठोर संविधान अमेरिका का, विश्व का कठोर संविधान अमेरिका का, विश्व का कठोर संविधान अमेरिका का तथा लचीला संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का कठोर संविधान अमेरिका का तथा लचीला ब्रिटेन का है। लचीला ब्रिटेन का है। लिखा। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में, ऐसा लिखना, भारतीय संविधान में कुछ बदलाव, भारतीय संविधान में कुछ बदलाव सामान्य बहुमत से, भारतीय संविधान में कुछ बदलाव सामान्य बहुमत से तथा कुछ बदलाव विशेष बहुमत से होते हैं। भारतीय संविधान में कुछ बदलाव सामान्य बहुमत से तथा कुछ बदलाव विशेष बहुमत से होते हैं। ठीक है, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है आगे, है ना, समझ जाओगे अब तो कि कुल मिला के ये दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ प्रावधान अगर लिखने चाहो तो सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत के तो लिख देना, बाकी हम संविधान संशोधन की जब बात करेंगे उस समय डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, सामान्य बहुमत में जैसे राज्यों के नाम, सीमा में बदलाव, ठीक है। उसके अलावा विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, चलो चलेगा, यहां पे लिख देना मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में परिवर्तन, तो ये कुछ सामान्य बहुमत से होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भारतीय संविधान को कठोर व लचीला क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली विशेषता लिखो, एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था,
संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था। कहने का मतलब क्या है कि उस दिन आप लोगों को मैंने बताया था, लिखवाया था उस दिन कुछ शासन व्यवस्था के बारे में, 4 मॉडल बताए थे, पता है, संघात्मक, एकात्मक, यूनियन, फेडरल, है ना। ठीक है, तो वो वापिस में हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा पर इतना बता देता हूँ हल्का हल्का। ठीक है, दुनिया में मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि 2 तरह के मॉडल होते हैं शासन व्यवस्था के, एक तो एकात्मक होता है, दूसरा संघात्मक होता है। एकात्मक जो व्यवस्था है उसे यूनिटरी अंग्रेजी में कहते हैं और इसे फेडरल कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था वो होती है जहां पे केवल और केवल केंद्र सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें नहीं होती हैं। ये तो हो गया क्या, एकात्मक व्यवस्था। जबकि जहां पे केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, दोनों होती हैं, उसे कहा जाता है लगभग संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, पर संघात्मक व्यवस्था में एक सिस्टम होता है कि जहां पे केंद्र का भी अलग संविधान होता है, राज्यों का भी अलग संविधान होता है, केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो भारत में इस लेवल की संघात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत में राज्य हैं, पर राज्य के ऊपर नियंत्रण किसका है, केंद्र का। तो केंद्र का जो नियंत्रण है वो थोड़ा सा एकात्मक की तरह झुकाव है। ठीक है, राज्यों का और देश का पूरा एक ही संविधान है। आई बात समझ में। तो ये भी किसकी तरफ झुकाव जा रहा है, एकात्मक की तरफ। ठीक है, तो कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में ऐसे हैं जो एकात्मक की तरह हैं और कुछ प्रावधान कैसे हैं, संघात्मक की तरह हैं। और भारत कैसा है, तो भारत यूनियन है, यानी संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, राज्यों के संघ का मतलब ये होता है, हल्का सा समझ लेना, राज्यों के संघ का मतलब ये है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है, संघ का मतलब क्या है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, और सभी राज्यों ने कोई समझौता करके भारत को नहीं बनाया है। आई बात समझ में। मतलब भारत का जो निर्माण हुआ है, यूनियन का मतलब ये होता है कि सभी राज्यों ने कोई समझौता नहीं किया है कि गुजरात वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी, सभी राज्य मिलके हम भारत बनाते हैं। नहीं, तुमने भारत नहीं बनाया, भारत ने तुमको जगह दी है इस देश में रहने के लिए। आ रही बात समझ में। तो कोई समझौते का परिणाम नहीं है भारत। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो, तो एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था, उसमें लिखना एक लाइन, भारत में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं का, भारत में इन दोनों कौन सी, एकात्मक और संघात्मक। ठीक है, भारत में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप, शासन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप दिखाई देता है। मिला जुला रूप दिखाई देता है। नेक्स्ट लिखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया है। राज्यों का संघ, ठीक है, भारत को राज्यों का संघ बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यों का संघ बताया है। अब लिखना इसी के नीचे, एक मतलब तो क्या होता है राज्यों के संघ का, और दूसरा मतलब क्या होता है। 2 मतलब यहां पे लिख देना, ज्यादा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट लिखना, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। और दूसरी बात लिखना, इसका मतलब ये होता है, राज्यों के संघ का मतलब ये बात दिमाग में रखना, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखना,
भारत भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, भारत राज्यों का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। हेडिंग लगाना इसी के अंदर, भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान, सॉरी संघात्मक प्रावधान पहले लिख देना। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रावधान मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन से संघात्मक प्रावधान हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रावधान। ठीक है, फर्स्ट लिखना इसमें केंद्र व राज्य सरकारें, केंद्र व राज्य सरकारें केंद्र व राज्य सरकारें। अगला लिखना केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। उसके बाद लिखना लिखित संविधान, लिखित संविधान। उसके बाद लिखना संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की, इसको हम अलग से भी विशेषता हम पढ़ेंगे पर इसके अंदर भी शामिल कर देना, संविधान की सर्वोच्चता। आप ये कहोगे हैं मतलब क्या है कि देश का सबसे सुप्रीम लास्ट अंतिम रूप से कौन है, संविधान है। मतलब पूरा का पूरा जो शासन है वो शासन 3 अंगों से चलता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का उल्लेख या तीनों शक्ति किससे प्राप्त करते हैं, संविधान से। तीनों का उल्लेख भी संविधान में है और तीनों अपनी अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करते हैं, संविधान से। तो संविधान सबसे बड़ा है, ना तो सरकार संविधान से बड़ी है, न न्यायपालिका सरकार से बड़ी है, न सरकार संविधान से बड़ी है। आ रही बात समझ में। जबकि ब्रिटेन में संसद सबसे बड़ी है, संसद ने जो संविधान की व्याख्या की वही संविधान है। ब्रिटेन में संसद बड़ी है जबकि भारत में संविधान बड़ा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, एकात्मक, वहां पे संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलती है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है। नेक्स्ट लिख दो भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान, भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान, भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान। उसमें एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका। फिर लिखना केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका। केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना। अब देखो समझना इस चीज को, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं जाएंगे। एकल नागरिकता का मतलब क्या हो गया, पूरे देश की एक ही नागरिकता। आप लोगों को यह भी बता दूं है ना, दिमाग में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 तरह की व्यवस्थाएं, संघात्मक है और संघात्मक व्यवस्था कहां पे थी, अमेरिका के अंदर।
और एकात्मक व्यवस्था कहां पे थी? ब्रिटेन में। ठीक है, इतना खाली समझ लेना। अब उसके अनुसार मैं आप लोगों को एक हल्का सा तुलना करके बता रहा हूं। एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि पूरे देश की एक नागरिकता। ठीक है, तो अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक, और वहां पे राज्यों की नागरिकता भी अलग है और देश की नागरिकता भी अलग है। आपको केवल और एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारतीय नागरिकता। राज्यों की नागरिकता आप लोगों को प्राप्त नहीं है। है कोई राजस्थान का नागरिक? पहले सब हम भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, तो हमको एकल नागरिकता है और एकल संविधान। अमेरिका में हमने देखा था केंद्र का अलग संविधान है, राज्यों का अलग संविधान है, जबकि यहां पे कैसा संविधान है? पूरे देश का एक ही संविधान है। उसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका। अगर अमेरिका में आप देखोगे तो जो कानून राज्य के हैं उनके ऊपर हाईकोर्ट, जो राज्य का हाईकोर्ट होता है अमेरिका का, वही न्याय करता है, और जो केंद्र के कानून होते हैं वो केंद्रीय जो न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट वहां का, वही न्याय करता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। राज्य कानून के ऊपर केंद्र सरकार बोल सकती है और केंद्रीय जो भी कानून के ऊपर राज्य न्यायपालिका भी बोल सकती है। भारत का मतलब जैसे समझना, कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है, आई बात समझ में, तो वो उसके लिए राजस्थान सरकार उसके कल्याण के लिए काम नहीं करेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकारें सभी राज्य में अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का था तो उसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? सरकार की कोई भी योजना का लाभ राजस्थान में राजस्थान वालों को मिलेगा। जबकि न्यायपालिका ऐसी है कि कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, उसके साथ राजस्थान में कुछ गलत चीजें होती है तो वो राजस्थान हाईकोर्ट में जा सकता है और राजस्थान हाईकोर्ट उसके ऊपर न्याय कर सकता है। तो पूरे भारत में न्यायपालिका एक जैसी है। ठीक है, कोई भी देश का कहीं का भी नागरिक हो, कहीं भी कोई भी केस सुन सकता है। आई बात समझ में? जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिस राज्य का हाईकोर्ट है उसी राज्य का व्यक्ति वहां पे वही जाएगा, दूसरे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये एकीकृत न्यायपालिका है। उसके अलावा कैसे प्रावधान है? तो केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया है इन लोगों ने। उसके अलावा क्या हो सकता है? तो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राज्यों में। तो ये सारे प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को मजबूत बना रहे हैं और एकात्मक की तरफ झुकाव है इन लोगों का। और कुछ प्रावधान ऐसे थे जो हमने देखे, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य सरकारें, ये ऐसे प्रावधान हैं जो कहां पे हैं? संघात्मक की तरफ झुकाव है। तो भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। और भारतीय संविधान कैसा संविधान है? यूनियन है, संघ है। और इसके अनुसार क्या कहा गया है? दो बातें निकलती है। एक तो भारत किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कि भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम देखेंगे।